नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता चौहान, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। आज अपने ई कंटेंट में बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट फर्स्ट बुक पाश्चात्य राजनीतिक विचारक में अरस्तु के संपत्ति संबंधी विचारों को विस्तार से देखेंगे। जैसा कि संपत्ति और परिवार के संबंध में अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से कभी भी सहमत नहीं रहा और उसका ये कहना था कि अपने जीवन के विकास हेतु समाज के सभी वर्गों को संपत्ति और परिवार का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा हमने प्लेटो के विचार पढ़े थे और प्लेटो के साम्यवाद के विचारों में हमने संपत्ति का साम्यवाद और परिवार का साम्यवाद पढ़ा था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि शासक के लिए परिवार और संपत्ति दोनों का निषेध किया जाता है। अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य था, लेकिन प्लेटो के इस साम्यवाद से वो सहमत नहीं था। इसीलिए अरस्तु ने संपत्ति पर और परिवार पर प्लेटो से अलग अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। अरस्तु के अनुसार संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक जड़ वस्तुओं का संग्रह है। इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि पारिवारिक जीवन तथा सुख के लिए संपत्ति आवश्यक और अपरिहार्य है। जैसे व्यक्ति को खाने के लिए भोजन, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए मकान की आवश्यकता होती है, और ये सभी आवश्यकताएं किसके द्वारा पूरी की जा सकती हैं? संपत्ति के आधार पर ही पूरी की जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक वातावरण उत्पन्न करने का कार्य भी संपत्ति के आधार पर ही संभव है। अरस्तु का कहना है कि निजी संपत्ति की व्यवस्था संपूर्ण समाज के लिए हितकर है और इसे सभी व्यक्तियों के लिए मान्यता प्रदान की जानी चाहिए। अरस्तु का तो यहाँ तक विश्वास है कि व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से अधिक उपयोगी है, बशर्ते उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं व रीति रिवाजों द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाए। निजी संपत्ति की प्रथा को औचित्यपूर्ण ठहराते हुए अरस्तु ने निम्न बिंदु प्रस्तुत किए हैं। उसमें पहला है, यह सामाजिक अर्थव्यवस्था का आवश्यक अंग है। क्या चीज़? संपत्ति। संपत्ति को अरस्तु ने सामाजिक व्यवस्था का एक सामान्य अंग माना है। उसका कहना है कि जब प्रत्येक व्यक्ति का विशेष स्वार्थ होगा तो व्यक्ति अधिक प्रगति करेंगे, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य पर पूरा ध्यान देगा। व्यक्ति उस समय निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करेंगे, जबकि उनका निजी स्वार्थ उसमें निहित होगा। इस प्रकार व्यक्ति के कठिन परिश्रम से संपूर्ण समाज को लाभ प्राप्त होगा। अरस्तु ने अपने इस तर्क में निजी स्वार्थ को सामाजिक प्रगति के साथ जोड़ दिया है। दूसरा औचित्य का बिंदु है, प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति प्रदान की गई है। तीसरा, यह परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति जीवन की सुरक्षा प्राप्त करता है। चौथा, निजी संपत्ति सद्जीवन का एक आवश्यक साधन है। संपत्ति के आधार पर व्यक्ति का विकास संभव है। निजी संपत्ति के अभाव में उदारता, स्वतंत्रता, अतिथि सत्कार जैसे गुण नहीं अपनाए जा सकते। पांचवा बिंदु है, अरस्तु मनोवैज्ञानिक आधार पर भी निजी संपत्ति की संस्था का समर्थन करता है। वह कहता है कि संपत्ति सुख का एक साधन है, क्योंकि लगभग सभी व्यक्ति संपत्ति से प्रेम करते हैं। छठा बिंदु, निजी संपत्ति का स्वामित्व व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना को पैदा करता है। संपत्ति विहीन व्यक्ति राज्य के कार्यों में कोई रुचि नहीं लेता है, क्योंकि पहले उसका क्या रहेगा मोटो? पहले उसका ये रहेगा कि कैसे भी करके वो भोजन प्राप्त करे, रहने के लिए मकान प्राप्त करे, और जिनके पास संपत्ति होगी तो वो राज्य के कार्यों में अपनी रुचि दिखाएंगे। जिन व्यक्तियों के पास संपत्ति होती है
वे इसका प्रबंध करना भी जानते हैं और इस प्रकार के अनुभव के आधार पर राज्य के प्रबंध में उपयोगी रूप से भाग ले सकते हैं। इसी कारण अरस्तु नागरिकता का अधिकार केवल उन व्यक्तियों को देना चाहता है जिनके पास निजी संपत्ति हो। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचार में कि वह जिनके पास संपत्ति नहीं होती, अरस्तु उन्हें नागरिकता से वंचित करता है। अरस्तु निजी संपत्ति के औचित्य को स्वीकार करता है, किंतु वह संपत्ति को एक साधन मात्र मानता है और उसके अनुसार संपत्ति की कुछ सीमाएं हैं। जैसे प्रत्येक परिवार में उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए जितनी उसके अनुसार आवश्यक हो। जीवन यापन के लिए जितनी आवश्यक हो उतनी ही संपत्ति होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक संपत्ति होने से व्यक्ति गलत कार्यों में रत हो जाता है, इसलिए उसने आवश्यकता से कम संपत्ति का समर्थन किया है। संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपाय भी अरस्तु के द्वारा बताए गए हैं। चूँकि अरस्तु असीमित संपत्ति का समर्थन नहीं करता, इसलिए वह संपत्ति प्राप्त करने के प्राकृतिक और अप्राकृतिक उपाय बताता है। कौन से हैं प्राकृतिक उपाय? इनमें उन कार्यों को शामिल किया जा सकता है जिसके आधार पर जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। कृषि, पशुपालन, शिकार को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। वह व्यापार को संपत्ति प्राप्त करने का अप्राकृतिक साधन मानता है, क्योंकि व्यापार का उद्देश्य संपत्ति का संग्रह होता है। व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ कमाकर अपार संपत्ति का संग्रह किया जाता है, इसलिए अरस्तु ने इसे अप्राकृतिक साधन माना है। एकाधिकार द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ की अरस्तु ने आलोचना की है। उसने धन कमाने के उपायों में ब्याज लेना सबसे अधिक अप्राकृतिक माना है, क्योंकि इसमें दूसरे की गरीबी और बेबसी का लाभ उठाते हुए पैसे द्वारा अधिक पैसा प्राप्त किया जाता है। अरस्तु ने संपत्ति का वितरण किया है और बड़े ही सुंदर विवेचन किया है। अरस्तु धन के दूषित वितरण और आर्थिक विषमता को जन असंतोष और क्रांति का कारण मानता है तथा आर्थिक विषमता को रोकने के लिए वो 3 वैकल्पिक व्यवस्थाएं बताता है। कौन कौन सी हैं वो वैकल्पिक व्यवस्थाएं? पहली है संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु उसका उपभोग सामूहिक किया जाए, सब लोग इसका समान रूप से उपभोग कर सकें। दूसरी है संपत्ति सामूहिक हो लेकिन इसका उपयोग व्यक्तिगत हो। और तीसरी है संपत्ति भी सामूहिक हो और इसका उपभोग भी सामूहिक हो। अरस्तु ये जो 3 उसने विकल्प बताए हैं उसमें से प्रथम विकल्प के पक्ष में है और वह कहता है कि स्पष्टतया यह श्रेष्ठ है कि संपत्ति व्यक्तिक हो किंतु उसका उपभोग सामूहिक होना चाहिए। उसके मतानुसार धनी व्यक्तियों को अपना धन सार्वजनिक कार्यों में लगाना चाहिए, जैसे पुस्तकालय, चित्रशालाएं, उद्यान साधारण जनता के लिए खुले होने चाहिए। निजी संपत्ति को सामान्य उपभोग के साथ संयुक्त करके वह व्यक्तिवादी और साम्यवादी दोनों ही व्यवस्थाओं के लाभ प्राप्त कर लेता है। यद्यपि अरस्तु प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद को स्वीकार नहीं करता, लेकिन वह इस बात से सहमत है कि संपत्ति के प्रति अत्यधिक प्रेम जो है वो समस्त बुराइयों की जड़ है। वह प्लेटो के इस विचार को भी स्वीकार करता है कि राज्य के विनाश का इससे बड़ा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता कि उत्पादन और वितरण की व्यवस्था उन व्यक्तियों के हाथ में रख दी जाए जो इसका निजी लाभ के लिए उपयोग करें। वस्तुतः अरस्तु एक समन्वयवादी विचारक है और उसकी यह समन्वयवादिता उसकी निजी संपत्ति विषयक धारणा में विशेषतया देखी जा सकती है। जैसा कि भोलानाथ शर्मा इस संबंध में लिखते हैं, निजी संपत्ति की वकालत करने पर वह
घोर व्यक्तिवादी है, किंतु इसके साथ ही जब वह रीति रिवाज, कानून, संपत्ति को नियंत्रित करना चाहता है, उसके सामान्य उपभोग की बात करता है, उसके संग्रह की सीमाएं तय करता है, तब इस दृष्टि से वह समाजवादी बन जाता है। इस प्रकार अरस्तु व्यक्तिवाद और समाजवाद जैसी दो विरोधी विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाता है।